हाँ जी, सभी को प्रणाम। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधियाँ। जितना भी हमने आज तक पढ़ा है वो आपको रिवाइज कर लेना है और उसको समझ के याद रख लेना है, क्योंकि आसान चीजें हम भूल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो याद तो कर लेते हैं लेकिन साथ ही साथ उनको भूल जाते हैं अगर रिविजन नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना था वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं विधि को प्रभावित करने वाले घटक। विधि क्या मतलब, किस विधि की बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है जो हमारी अध्यापन विधियां होती है, जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, उसको प्रभावित करने वाली जो घटक हमारे होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये याद रखने हैं। जो जो चीजें इसमें हम पढ़ेंगे अभी वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहला जो हमारा कारक है, सॉरी घटक है, वो क्या होता है? विषय वस्तु, है ना। जो हमारा विषय होता है, जिस विषय के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं या जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है ना। तो इसमें क्या है, जैसे हमने देखा है कि अध्यापन विधि विषय के स्वरूप पर निर्भर करती है, कि जो हमारा विषय है उसके अनुसार ही हम अध्यापन विधियों का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो हमारे सैद्धांतिक विषय होंगे उसके लिए हम अलग विधि अपनाएंगे, और जो क्या है हमारे मैम इसमें? विधि क्या है मैडम इसमें? अध्यापन विधि जो लिखा है। अध्यापन विधि, अभी तो मैंने कहा जो हम टीचिंग मेथड्स का उपयोग यानी करते विधि विधि की विधि कह रहा हूँ मैं, सिर्फ अध्यापन ठीक है। हैं। विधि, विधि तो वो होगी ना, जैसे अलग अलग विधियां। कल की क्लास में थे आप? नहीं मैम। तो आप कल की रिकॉर्डिंग देखिएगा पहले, फिर आपको डाउट होगा तो फिर आप क्लास में आके पूछना, ठीक है। हाँ जी, अभी आप ठीक है। नोट जाइए। हाँ जी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, जो हमारी अध्यापन विधि है वो विषय के स्वरूप पर निर्भर करती है। जो क्योंकि जो हमारे व्यवहारिक विषय होते हैं और सैद्धांतिक विषय, उनके लिए जो हमारी अध्यापन विधियां हैं वो अच्छा, हमें। विधि मीन मेथड्स, मेथड्स की बात करिए ना विधि का हाँ मतलब। जी, मेथड्स की बात कर रही हूँ। ओके। ठीक है, क्योंकि जो हमारे व्यवहारिक विषय और सैद्धांतिक विषय होते हैं उनके लिए जो हमारी विधियां होती है वो अलग अलग होती है। हम एक ही विधि से नहीं करवा सकते हैं, इसमें वही बात हो रही है। यहाँ तक कि विभिन्न व्यवहारिक विषयों की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा के कौशलों के अध्यापन हेतु प्रयुक्त विधियां यौगिक अभ्यासों की विधियों के अधिक निकट होती हैं, किंतु दोनों की विषय वस्तु में समानता है ना। मतलब जो हमारी एक फिजिकल एजुकेशन है और जो हमारी योगाभ्यास होते हैं वो लगभग, हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से एक समान है, काफी उनमें भिन्नता भी है लेकिन थोड़ी बहुत समानताएं हैं। तो उनके लिए जो हमारी विधियां हो सकती है वो हम एक से इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी जो मिलती जुलती हो। तो इसमें यही बोला गया है सबसे पहले, जो हमारा पहला घटक है वो है हमारी विषय वस्तु, कि जो जिस जिस प्रकार की हमारी विषय वस्तु है हमें उसी प्रकार की विधि से पढ़ाना होगा। जो हमारी प्रैक्टिकल सेशन होगा उसके लिए अलग विधि होगी, और जो हमारा थ्योरेटिकल सेशन होगा उसके लिए अलग विधि का उपयोग हमें करना होगा। उसके बाद बात आती है हमारी दूसरे घटक की। तो दूसरा जो हमारा घटक है वो है पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों के अनुभव। ठीक है, छात्रों के पूर्वानुभव के अनुसार अध्यापन विधि में भेद होता है। तो कैसे भेद होगा, कि अगर कुछ बच्चों को पहले का पता है, कुछ थोड़ा बहुत पता है, तो हम उससे आगे शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज का जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो इस चीज के लिए हम क्लास शुरू होने से पहले थोड़े बहुत उनसे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, सवाल जवाब करेंगे तो हमें उनके ज्ञान का पता चल जाएगा कि इनको पहले का कितना आता है या कितना नहीं आता है। तो उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम उस चीज से आगे पढ़ाए जितना इन्हें आता है, या अगर नहीं आ रहा है तो हमें बिल्कुल शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यही यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि छात्रों के पूर्वानुभव के अनुसार ही अध्यापन विधि में भेद होता है। जिन्होंने मूलभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त नहीं किया है उन्हें क्रमिक कौशल नहीं सिखाए जा सकते। मूलभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त नहीं किया है का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी को अगर जो हमारी बेसिक चीजें हैं वो ही नहीं आ रही है तो हम उससे उसको आगे की चीजें नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, हमें उनको शुरू से बताना पड़ेगा, है ना। सिखाए जाने वाले कौशलों में छात्रों के पूर्व अनुभव की जानकारी लेकर ही अध्यापक समय और शक्ति की बचत कर सकता है। क्योंकि अगर जो अध्यापक है छात्रों के पूर्व अनुभव की जानकारी नहीं लेगा, या जो उनको पहले का ज्ञान कितना है उसके बारे में जानकारी उसको नहीं होगी, उससे क्या होगा कि
सीधे ही पढ़ाने लग जाएगा, सीधे पढ़ाने लग जाएगा। उसने बाद में उनसे प्रश्न उत्तर किए तो उसको पता चला कि इनको तो पहले का भी नहीं आता है। तो उससे क्या हो रहा है, उसका समय भी जा रहा है, उसकी शक्ति भी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले छात्रों से थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है या उनका अनुभव कितना है इस वाले विषय में, किसी स्पेशल विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अगला है हमारा अध्यापक, है ना। अध्यापक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है हमारा, क्योंकि पढ़ाना तो उसे ही होता है जो हमारी अध्यापन विधियां होती है क्लास में, उसको ही एग्जीक्यूट करनी होती है। ठीक है, विधि की दक्षता उसको प्रयुक्त करने वाले अध्यापक पर निर्भर करती है। कैसे, कि अगर अध्यापक को किसी विधि की जानकारी है, लेकिन अगर उस चीज को वो क्लास में अच्छे से मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर अध्यापक को समझ तो है, लेकिन साथ साथ में वो दूसरों को पढ़ा भी पा रहा है, मतलब बच्चों की लर्निंग भी साथ में हो रही है, तो ये सारी चीजें अध्यापक पर ही निर्भर करती है, विधि की दक्षता। ठीक है, विधि ना तो स्वयं में अच्छी होती है ना बुरी। ठीक है, सक्षम अध्यापक द्वारा प्रयुक्त होने पर वह अच्छी सिद्ध होती है। जैसे मैंने बोला, अगर कोई अध्यापक को बस विधि की थोड़ी जानकारी है, लेकिन उसको वो पढ़ा उस विधि को उपयोग में नहीं ला पा रहा है अच्छे से, लेकिन अगर वो उपयोग में अच्छे से ला पा रहा है तो वो अच्छी ही सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें सीखना हो जाएगा ना। हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, कि बच्चों की लर्निंग हो, उनको उनका जो अधिगम है वो होता रहे साथ साथ में। ठीक है, चुनी हुई विधि पर अध्यापक का प्रभाव अवश्य होता है। अध्यापक में कुछ गुण होते हैं जो उस अध्यापकों के जो कुछ गुण होने चाहिए वो यहाँ पे बताए गए हैं। ये जो गुण है इम्पोर्टेंट है, तो इनको क्या कर लेना है आपको, समझ के इसको अपने नोट्स में लिख के याद भी कर लेना है। बहुत आसान है, ऐसा कुछ अलग से पहाड़ नहीं है जो आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्या है, एक अध्यापक का गुण, संचार के प्रति प्रामाणिक रुचि। कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें, कम्युनिकेशन के लिए रुचि होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि उसका मन ही ना करे बच्चों से कम्युनिकेट करने का, वो आए क्लास ले और चला जाए बस। क्योंकि जब तक आप आपस में बातचीत नहीं करोगे, आपको नहीं समझ आएगा कि जिस विधि का आपने उपयोग किया वो कारगर साबित हुई कि नहीं, बच्चों को उससे समझ आया कि नहीं, क्या आपको उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, क्या वही विधि ही अच्छी है जिससे आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के प्रति प्रामाणिक रुचि होनी चाहिए, संचार के प्रति। ठीक है, अध्यापन कार्य के प्रति प्रेम। तो जो एक अध्यापक है उसको, जो उसका कार्य है, क्या कार्य है उसका, अध्यापन करवाना। ठीक है, तो उसके प्रति प्रेम भी उसको होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि उसको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के जो हम चीज करते हैं वो अच्छी नहीं होती है, चाहे वो अपने लिए करे या दूसरों के लिए कुछ भी करे। तो पढ़ाई भी इसी में से एक है। अगर अध्यापक को अपनी कार्य से ही प्रेम नहीं होगा, अपने कार्य में ही इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उससे बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें बाधा आएगी। ठीक है, तीसरा है दूसरों की अभिरुचियों और अनुभवों का आदान प्रदान। दूसरों की जो अभिरुचि है और अनुभव है उनका आदान प्रदान, कि दूसरे क्या होंगे यहाँ पे, यहाँ पे दूसरे होंगे जो क्लास के हमारे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो उनके अभिरुचियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए या रखनी चाहिए, और उनके अनुभव के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है हमारा छात्र की स्थिति में अपने आप को ढाल सकने की योग्यता, कि छात्र किस स्थिति में है। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी के 5-6 क्लासेस होती है दिन में और लगातार हो रही है, स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, स्कूल में तो ऐसी होती है ना, यहाँ पे तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो बीच में आपको टाइम मिल जाता है। लगातार क्लासेस हो रही है तो लास्ट क्लास तक आते आते क्या पता उनका मन ही ना हो, तो उनकी स्थिति ऐसी हो कि वो पढ़ने में, अगर वो उनको और ज्यादा पढ़ाएंगे तो ना वो उस चीज को समझ पाएंगे, बल्कि उल्टा और वो परेशान हो जाएंगे। तो अगर वैसी स्थिति होती है तो उनको कोई और एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, या कुछ और करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी योग्यता अध्यापक में होनी चाहिए। समझने की अभिक्षमता को खुले और प्रामाणिक ढंग से बिना छात्रों पर दोषारोपण या भत्सना किए अभिव्यक्त करना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी समझने की अभिक्षमता होती है उसको हमें
खुले और प्रमाणित ढंग से अभिव्यक्त करना है। किसको अभिव्यक्त करना है? एक अध्यापक को। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छात्रों पर दोषारोपण कर रहे हैं या उनसे बिल्कुल चिढ़ गए हैं, है ना? जितनी भी क्षमता होती है बच्चों की वो अपने हिसाब से होती है। कुछ कम समय में सीखते हैं, कुछ उसी कम समय में सीखी जाने वाली चीज में अधिक समय लगाते हैं, है ना? और एक आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए एक अध्यापक का, है ना? आकर्षक व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व से अगर हम समझे तो आपको इसको इस तरीके से नहीं लेना है कि कुछ बहुत ज़्यादा महँगे कपड़े पहन रहे हैं या अलग से कुछ फैशन करके आ रहे हैं, नहीं। अगर आप साधारण से कपड़े भी पहनते हैं लेकिन आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, तो एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए अध्यापक का, है ना? स्वयं की जीवन शैली और आचरण के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करने की योग्यता। कि अध्यापक की स्वयं की जीवन शैली ऐसी हो जो दूसरों के लिए एक आदर्श बने, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो अध्यापक के साथ समय व्यतीत करते हैं, ठीक है? तो अध्यापक को जब वो देखेंगे बार बार हर रोज देखेंगे तो उनकी वो जीवन शैली से कुछ ना कुछ सीखना चाहेंगे, तो वो अच्छी होगी तो उससे वो जो हमारे छात्र होंगे वो उनके जो आचरणों को अपना आदर्श बना लेंगे, मतलब एक अध्यापक को अपना आदर्श बना लेंगे कि जैसे-जैसे हमारे अध्यापक करते हैं चीज़ें, हमें भी वैसे ही बनना है अपने जीवन में। फिर है छात्रों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना, मधुर परंतु साथ ही प्रभावी स्वर। मधुर तो होना चाहिए लेकिन प्रभावी स्वर होना चाहिए। अध्यापक में वास कर रहा व्यक्ति विधि से अधिक महत्व का होता है, इस बात की अभिज्ञता होना, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी, ये पढ़ी अध्यापक के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गई है? मैम जो पॉइंट 8 है और पॉइंट 10 है ये नहीं समझ आया है। अच्छा जी। मैम थोड़ा सा 10 नंबर बताइएगा और 8 नंबर। 8 ये वाला ना, छात्रों के प्रति व्यावसायिक जी मैम। उत्तरदायित्व की भावना, और 10वां ये वाला। ठीक है। देखो जो ये बोला जा रहा है अध्यापक में वास कर रहा व्यक्ति विधि से अधिक महत्व का होता है। तो अध्यापक में वास कर रहा व्यक्ति मतलब अध्यापक समझ लो आप, ठीक है? जो अध्यापक है वो विधि से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर जो एक अध्यापन विधि जो हमारी होती है ठीक है, अध्यापन विधि बेशक एक बहुत कह सकते हैं बहुत इफेक्टिव हो कि उस विधि से कोई भी बच्चा किसी भी चीज को बहुत जल्दी से सीख रहा हो, लेकिन उससे ज्यादा महत्व किसका होगा? उस अध्यापक का होगा, जो एक व्यक्ति है, जो एक अध्यापक है, क्योंकि उस विधि के द्वारा उसको ही पढ़ाना है, बच्चे खुद से नहीं पढ़ेंगे। बेशक वो विधि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उससे और जो हमने देखा है, ओवरऑल हमने जो देखा है, बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन क्यों समझ पा रहे हैं वो? क्योंकि अध्यापक उस विधि के द्वारा बता रहा है। तो इसमें यही बात हो रही है कि अध्यापक में वास कर रहा व्यक्ति विधि से अधिक महत्व का होता है। इस बात की अभिज्ञता रखनी है एक अध्यापक को। ठीक है? ये वाला समझ आ गया जो पूछ रहे थे? ये वाला पॉइंट? जी मैम। हाँ जी। तो 8th है मैम ये हमारा। टीचर सेंटर्ड हो जाएगा ना? मतलब इसमें जो स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा, जो स्टूडेंट छात्र सीख रहे हैं उनसे ज़्यादा महत्व जो है मैम यहाँ पे टीचर का होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रहा है तभी तो सब कोई सीख रहा है। इसका यही समझा हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, इसको इस तरह से ये इसको हम टीचर सेंटर्ड नहीं कहेंगे, इसको हम ऐसा कहेंगे कि एक जो हमारा अध्यापक है, वो किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा पाता है। मतलब जो उसको कार्य दिया जा रहा है, अगर उसको पढ़ाई का कार्य दिया जा रहा है, तो वो उसको कैसे करवाता है, या अगर उसको प्रैक्टिकल सेशन दिया जा रहा है, तो वो उसको किस प्रकार से करवाता है। क्योंकि हमारा जो टीचर सेंटर्ड होता है वो तो पूरा ध्यान अध्यापक पे ही होता है, तो वो अपने-अपने से ही होता है, अपने में ही होता है वो, मतलब ज़्यादा उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता उस अध्यापक में और उसकी क्लास के बच्चों में। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप जिस विधि से पढ़ाओगे, हम अलग विधियाँ ना इसलिए उपयोग करते हैं ताकि बच्चों को जल्दी से समझ आए, या जो हमारे क्लास में जो कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चे एक से नहीं होंगे, उनको अलग-अलग तरीके से करवाना पड़ेगा। तो उसकी ज़िम्मेदारी एक अध्यापक पे होती है और उसको ऐसी विधि ही उपयोग में लानी है जिससे कि लगभग सभी बच्चों को हमारा समझ आ जाए। ठीक है? ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इससे ऐसा बोल सकते हैं टीचर डिपेंडेंट स्टूडेंट सेंटर्ड। हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग।
ठीक है, तो फिर एक पॉइंट जो था वो पूछ रहे थे छात्रों के प्रति व्यवसायिक उत्तरदायित्व की भावना। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है, तो छात्रों के प्रति व्यवसायिक उत्तरदायित्व क्या होता है कि उसको छात्रों को इस प्रकार से इसका माइक ऑन है। आप प्लीज क्लास के बीच में ऐसा मत कीजिए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगी। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसे घूमते फिरते क्लास नहीं लगानी है या नाचते गाते क्लास नहीं लगानी है आपको। अगर नहीं लगा सकते हो क्लास अच्छे से तो आप जाके रिकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग क्या देख रहे थे, छात्रों के प्रति व्यवसायिक उत्तरदायित्व की भावना। इसका मतलब ये नहीं है जो यहाँ पे बोला जा रहा है इसका अर्थ ये है कि छात्र जो हमारे हैं, हम अगर किसी छात्र को पढ़ा रहे हैं तो हमें एक ऐसी अ, अपने आप को ऐसा उत्तरदायित्व समझना चाहिए कि हम इनको इस प्रकार से तैयार कर सके कि आगे ये जीवन में कुछ कर सके, आगे ये जीवन में अपना जो एक करियर है उसको अच्छे से बना सके, ऐसी भावना होनी चाहिए। बस हमें उनको पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाना है कि जो हमारे पास विषय वस्तु दे दी गई हम उसको बता दें कि ये लो जी, आप इसको रट लो, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएंगे, बस एग्जाम पास कर लो। एक ऐसी भावना अध्यापक में होनी चाहिए कि हम उनको आगे के जीवन के लिए तैयार कर सके, भविष्य के लिए तैयार कर सके। ठीक है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ आया जिन्होंने पूछा था? यस मैम। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा सुविधाएं। सुविधाएं क्या होती है? जो हमारी फैसिलिटीज होती है किसी भी चीज के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो अगर हम शिक्षा के संबंध में पढ़ रहे हैं तो जो हमारी शैक्षणिक सुविधाएं होंगी, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज होगी। तो इसमें बोलते हैं जो हमारी उपलब्ध सुविधाएं होती है वो अध्यापन विधियों को प्रभावित करती है, क्योंकि जितनी सुविधाएं हमारे पास होंगी, अगर हमारे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, एक पूरा क्लासरूम है हमारे पास, लेकिन अगर उसमें हमारे पास एक अच्छे से बैठने की व्यवस्था नहीं है, हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं लेकिन हमारे पास बेंच इतने नहीं है, या क्लासरूम बहुत छोटा है, तो इससे क्या होता है, अध्यापन विधियां कहीं ना कहीं हमारी प्रभावित होती हैं। ठीक है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। आवश्यक सुविधाएं अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावी बनाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें हमारे पास होनी चाहिए, जिन चीजों की हमारे को आवश्यकता भी नहीं है वो भी हमारे पास हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो आवश्यक है, कम से कम जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो उपलब्ध होंगी तो उससे हमारा जो अध्यापन कार्य है वो बहुत अधिक प्रभावी बनेगा। ठीक है, आवश्यक सुविधाओं के अभाव में कभी कभी अध्यापक अपने को असुरक्षित और तनावग्रस्त अनुभव करता है और वो अपना पूरा योगदान नहीं दे पाता है। देखो, अब इसको इस प्रकार से समझते हैं कि मान लो कोई पढ़ा रहा है, सामाजिक वैज्ञानिक विषय होता था हमें स्कूल में, कोई अध्यापक को वो विषय पढ़ाना है, तो उसको वहां पे पढ़ाना है, अ, उसमें हमारा भूगोल भी आता है, तो उसको भूगोल के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में बताना है। तो अगर उसके पास क्लास में ग्लोब नहीं है तो क्योंकि ग्लोब से वो बहुत इफेक्टिव तरीके से समझा पाएगा ना, अगर उसके पास ग्लोब नहीं है तो वो कैसे समझाएगा बच्चों को कि कौन सी जगह कहाँ पर है या कैसे है। ठीक है, तो ऐसी जब परिस्थिति उत्पन्न होती है ना, तो कहीं ना कहीं अध्यापक थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है और इनसिक्योर अनुभव करता है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है, और उसका उतना योगदान नहीं दे पाता जितनी उसकी क्षमता है कि वो इतनी क्षमता से बच्चों को पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसके पास में सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। उक्त आवश्यकताएं पर्याप्त स्थान, आवश्यक उपकरण और स्वस्थ वातावरण के रूप में हो सकती है। कि जो यहाँ पे हम जिन सुविधाओं की बात कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकती है। पहले तो पर्याप्त स्थान, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 50 बच्चों की क्लास है लेकिन हमारे पास उतने बेंच उपलब्ध नहीं है। आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण में क्या क्या आ जाएगा, साज सज्जा भी इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में। आवश्यक उपकरण में सबसे पहले तो हम सामान्य रूप से देखें तो हमारे पास पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, लेकिन अभी व्हाइट बोर्ड आने लगे जिसके ऊपर हम, या ग्रीन बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर हम मार्कर से लिखते हैं, तो वो चीजें होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं वो होनी चाहिए लगे। ठीक है, और एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वातावरण अच्छा नहीं है हमारा, हमारे पास वेंटिलेशन ही अच्छे से नहीं हो रही है, खिड़कियां ही नहीं है, दम घुट जाएगा सभी का अंदर। ठीक है, उदाहरण
अब यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि क्या हो सकता है। यदि कहीं पर आसनों को सिखाने के लिए कमरा ना हो और कक्षा खुली भूमि पर लगती हो, तो लेटकर करने के आसनों को सिखाने की समस्या अध्यापक के सम्मुख रहेगी। देखो, बहुत आसान आपको उदाहरण दे दिया कि आपके पास एक योगा हॉल ही नहीं है, ठीक है, क्लास लग रही है ग्राउंड में, तो जो थोड़े हमारे लेटकर करने वाले आसन है ना, तो उसमें थोड़ी समस्या रहेगी कहीं ना कहीं। बेशक योगा मैट पे करते हैं, लेकिन फिर भी एक समस्या रहती है। और यदि पानी की सुविधा ना हो तो शुद्धि क्रियाओं को सिखाने में बाधा होगी। पानी ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? आपको नीति करनी होगी, जल नीति, कैसे करोगे आप बिना पानी के? ठीक है। और आसपास का परिसर अशांत और कोलाहलपूर्ण हो तो ध्यान प्रविधि का अभ्यास करना दुष्कर होगा। 3 एग्जाम्पल दे दिए। पहला इन्होंने आसनों वाला दे दिया कि आपके पास योगा हॉल नहीं है। योगा हॉल नहीं है तो खुली भूमि पर आपकी कक्षा लग रही है, तो आपको आसन करने में समस्या देखनी पड़ेगी। शुद्धि क्रिया करने में समस्या आएगी अगर हमारे पास पानी की सुविधा नहीं होगी। और अगर कहीं हमारी ध्यान की क्लास चल रही है और आसपास से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, कहीं गाड़ियां चल रही है, हॉर्न बज रहे हैं, या आसपास कोई ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, तो इस तरीके से वो सारी हमें समस्याएं देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये समझ आ गया सुविधाओं वाला पॉइंट सभी को? एक बार बता दीजिए माइक ऑन करके। यस मैम। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? वो है वैज्ञानिक सिद्धांत, है ना। इसमें क्या होता है? शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यापन शास्त्र और योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जानकारी पर प्रभावी अध्यापन निर्भर करता है। क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के बारे में, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे ये घटक दिया गया है हमारे पास, वैज्ञानिक सिद्धांत की शरीर रचना। हमें शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को, और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, अध्यापन शास्त्र और योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमें सबसे पहले तो, क्योंकि योग अगर हम करेंगे तो वो अपने शरीर से करेंगे ना, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जितनी भी क्रियाएं होती है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? शरीर की जानकारी होनी चाहिए, हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, कि शरीर के अंगों के बारे में पता होना चाहिए, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, साइकोलॉजी के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अध्यापन शास्त्र के बारे में कि कौन सी चीज वही कैसे पढ़ानी है, और योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, जब ये सारी चीजें हमें ज्ञात होंगी तो उसके बाद ही जो हमारा अध्यापन है वो एक प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा हो सकता है। ठीक है, अध्यापन विधि में सम परिवर्तन लाने में अध्यापक लचीला हो सकता है जब उसको ये सारी चीजें पता होगी, है ना। ये सिद्धांत अध्यापन विधि के चयन और निरूपण विषयक ठोस आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, कि जो हमारी एक योगा की कक्षा होगी, योग की कक्षा होगी, ठीक है, ये चीजें हमें पता है, तो ये चीजें उस योग की कक्षा के लिए एक आधार के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी तक जो हमने पढ़ा है आज की क्लास में हमने पढ़ा विधि को प्रभावित करने वाले घटक, जो हमारे टीचिंग मेथड्स है, उनको कौन कौन से घटक प्रभावित कर सकते हैं। पहली तो विषय वस्तु, कि विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु के अनुसार ही हम विधि का उपयोग करते हैं। सिद्धांतिक विषय जो होंगे उनके लिए अलग विधि होगी, और जो हमारे प्रैक्टिकल होंगे उनके लिए अलग विधि। ठीक है, और पहले की पृष्ठभूमि छात्रों के अनुभव, कि हमें ये भी ज्ञात रखना चाहिए कि छात्रों को पहले कितना अनुभव है, या उनको पहले से किसी विषय के बारे में कितना ज्ञान है। अगर उनको कोई ज्ञान नहीं है तो हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत पता है तो हम उससे आगे भी शुरू कर सकते हैं। फिर है अध्यापक। अध्यापक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अध्यापक के बहुत सारे गुण बताए गए हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, फिर आता है सुविधाएं, कि क्या क्या सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। सुविधाएं जो आवश्यक है वो तो होनी ही चाहिए, वो डिपेंड करता है आप किस विषय को पढ़ रहे हैं। अलग अलग विषय के हिसाब से सुविधाएं अलग अलग हो सकती हैं।
ठीक है, और वैज्ञानिक सिद्धांत के अगर योग के बारे में पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमें शरीर के बारे में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में और योग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अभी हुआ है टाइम 11:37, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर जंप करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा चतुर्थ अध्याय। ये क्या है? इसका नाम है हमारा अध्यापन विधियों के स्रोत। ठीक है, अच्छे हम लोग स्टार्ट करें ना? ठीक है ना सभी को? अभी टाइम है तो कोई आंसर दीजिए माइक अनम्यूट करके। जी मैम। ठीक है, तो हमें चतुर्थ अध्याय पढ़ना है, 3 हमने पूरे पढ़ लिए हैं। ये है हमारा अध्यापन विधियों के स्रोत। अच्छे अध्यापन विधियों की संरचना कर सकने के लिए शिक्षा, योग और सीखने का मनोविज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान के विविध महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अध्यापक भली भांति परिचित होना चाहिए। जो हमने लास्ट पॉइंट वहां पे पढ़ा था ना पीछे घटक के बारे में, कि जो हमारी अध्यापन विधि है उसको प्रभावित करने वाले घटक एक मिनट घटक है ना, तो उससे आगे का है ये, कि वो सारी जो चीजें हैं, तो हमें जिन सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए एक अध्यापक होने के नाते, वो सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है यौगिक सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि योग की कक्षा है तो सबसे पहले हम यौगिक सिद्धांत ही पढ़ेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं हम? यौगिक अभ्यास व्यायाम नहीं है, क्योंकि जो यौगिक अभ्यास है जो हमारा व्यायाम होता है वो उससे अलग होता है। साधारणतः व्यायाम का अर्थ प्रबल शारीरिक हलचलें या क्रियाएं होता है। मतलब अगर हम साधारण शब्दों में समझे तो जो व्यायाम है उसका अर्थ क्या है? प्रबल शारीरिक हलचलें, है ना। चूंकि यौगिक अभ्यास में शारीरिक गतियां नहीं होती, इसलिए अभ्यासों में प्रबल हलचलें टालनी चाहिए। देखो, शारीरिक हलचलें नहीं होती का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ा बहुत तो होता है ना। अगर आप थोड़ा बहुत जैसे कोई कर रहे हो, कोई चीज फ्लो में कर रहे हो, मान लो हम सूर्य नमस्कार का उदाहरण लेते हैं, तो उसमें करेंगे तो उसमें शरीर की हलचल होगी, क्योंकि हम अलग अलग स्टेप्स करने होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रबल हलचलें नहीं होती है इसमें, जो हमारा योग होता है। वही बताया जा रहा है कि योग जो हमारा यौगिक अभ्यास है वो व्यायाम से अलग है। क्यों अलग है? व्यायाम में हमारी होती है ज्यादा प्रबल शारीरिक हलचलें, लेकिन जो यौगिक अभ्यास है उसमें हमें प्रबल शारीरिक हलचल टालनी होती है, वो हमें नहीं करनी होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जिस समय हम आसन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने वहां पे भी पढ़ा था कि जो भी चीज हम करते हैं वो बिना झटकों के करनी है और उतनी देर तक ही करनी है जितने में आप स्थिरता और सुख में हो, है ना। फिर है यौगिक अभ्यासों की प्रवृत्ति विविधता युक्त है और उसमें विविध युक्तियां प्रयुक्त है, जिनके माध्यम से किन्हीं विशिष्ट यौगिक अभ्यासों के प्रभाव प्राप्त किए जाते हैं। यौगिक अभ्यास है वो अलग अलग है, अलग अलग तरीके से हमें उनको करना होता है। आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा क्रियाएं और ध्यान एक ही मार्ग द्वारा अभ्यासों के परिणाम नहीं प्राप्त किए जा सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक आप आसन करोगे, एक प्राणायाम करोगे तो उनमें अंतर होगा। आसन में ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? हम शरीर को हिलाते डुलाते हैं ज्यादा। प्राणायाम में हम सांसों के साथ करते हैं। जैसे आपको पता है, हमने पढ़ा था पीछे प्राणायाम के बारे में, जब पढ़ा था कि अलग अलग तरीके से होता है। कभी एक नथुने से सांस ले लिया, कभी दोनों से ले लिया, कभी मुख से सांस लिया, कभी दोनों नथुने से छोड़ लिया। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके सबके होते हैं करने के, जितने भी हमारे यहाँ पे अभ्यास बताए गए हैं। ठीक है, आसन यौगिक अभ्यासों का सबसे महत्वपूर्ण और सुपरिचित स्थिर खिंचाव युक्त क्रिया है। जो आसन है, तो सबसे पहले अगर हम योग को देखें तो योग के नाम से दिमाग में आसन ही आता है ना। तो ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, सुपरिचित है और स्थिर खिंचाव युक्त क्रिया है। प्रावस्था तंत्र की अपेक्षा तान तंत्र को प्रभावित करने हेतु उन्हें मंद गति से बिना झटके से करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मसल्स होती है ना, उसमें एक स्वस्थ तान उत्पन्न होता है इससे।
ठीक है, स्वस्थता उत्पन्न होता है, लेकिन उनको क्या करना है, हमें मंद गति से करना होता है आसनों को। आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि मंद गति से करना है, किस चीज का झटका नहीं देना है। अगर हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, हमारे हाथ हमारे पैरों तक नहीं पहुंचे, तो हमें ऐसे झटका नहीं देना है, उससे हमारे शरीर को ही नुकसान होगा। तो वही कहा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है, इसी में आगे है हमारे यौगिक सिद्धांती चल रहे हैं अभी। किसी आसन की स्थिति को कम से कम श्रम से कुछ समय बनाए रखना चाहिए। श्रम रहित प्रयास और अधिक से अधिक शिथिलता पूर्वक आसन की अंतिम स्थिति में रहना, ये आसन प्रविधि की विशेषताएं हैं। वही बात है, किसी भी स्थिति को ऐसे बनाना है कि हमें बहुत ज्यादा श्रम ना करना पड़े उसमें, ठीक है, और कुछ समय तक उसको बना के रखना है। प्राणायाम अभ्यास श्वसन अभ्यासों से हेतु और प्रविधि में बहुत भिन्न है। वे ऑक्सीजन ग्रहण को बढ़ाने वाले तथा शारीरिक शिक्षा के साहित्य में कम महत्व के माने जाते हैं। देखो, हम प्राणायाम जब करते हैं ना, तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो वही बोला जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लेकिन जो हमारी शारीरिक शिक्षा है उसमें ये कम महत्व के माने जाते हैं, क्योंकि उसमें प्राणायाम कुछ नहीं होता है शारीरिक शिक्षा में, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन होती है, तो ये उससे भिन्न है। सभी यौगिक अभ्यासों को अपनी क्षमता अनुसार करना है हमें, ना कि दूसरों की स्पर्धा करने के लिए किया जाना चाहिए कि मेरे साथ वाला इतना कर रहा है, वो 3 दिन में किसी एडवांस आसन को लगा लेता है, तो मैं 2 दिन में ही लगा लूंगा। ऐसे नहीं करना है। जितनी आपकी क्षमता है, बेशक आपको उससे ज्यादा समय लग रहा है, तो आपको अपनी क्षमता अनुसार ही करना है, क्योंकि अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे अपने शरीर के साथ, तो आपके शरीर को नुकसान होना ही है। यौगिक अभ्यासों से अनावश्यक थकान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था। यदि ये उत्पन्न होती है तो उसे शवासन के शिथिलीकरण अभ्यास द्वारा दूर किया जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा थकान, आपने बहुत मान लो 40-45 मिनट लगातार कोई चीज कर रहे हो, आप तो थक चुके हो, तो करते नहीं जाना है, करते नहीं जाना है, आराम कर लेना है थोड़ी देर। शवासन से आपको आराम मिलेगा, ठीक है। सभी यौगिक अभ्यासों से मन शांति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यौगिक अभ्यास करने के बाद भी परेशान हो, मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो उसमें, ठीक है। आपको ऐसे करना है कि आपको उनसे मन शांति मिले। यौगिक अभ्यासचर्या मनोकायिक शिथिलीकरण से प्रारंभ कर प्रार्थना समान ध्यान केंद्रित करते हुए या किसी प्रार्थना को सस्वर कहते हुए संपन्न होनी चाहिए। कि एक हमारी योग की जो कक्षा है, वो क्या होता है, हमारा मन और शरीर शांत होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें प्रार्थना करते हैं सबसे पहले। प्रार्थना का एक कारण ये भी होता है कि जो हम करने वाले हैं हम उसमें सफल हों, और दूसरा ये भी कारण है कि जो हमारा मन और शरीर है वो बिल्कुल आरामदायक स्थिति में हो पहले, ठीक है। फिर हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद संपन्न भी हम प्रार्थना के साथ ही करते हैं। ऐसा नहीं है प्रार्थना शुरू में की बाद में नहीं की, ठीक है। तो ये सारे जो हमने पढ़े पॉइंट्स अभी, ये थे हमारे यौगिक सिद्धांत। फिर अगले हमारे हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें क्या आता है, सीखने में रुचि का होना सबसे अधिक प्रेरणास्पद होता है। रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपको सीखने में। अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट होगा तो आप नई नई चीजें सीखोगे। आपको एक चीज आई, आप फिर उससे अगली चीज सीखोगे, फिर वो चीज आ गई, फिर उसे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो इससे आपको प्रेरणा मिलती है जब आप सीखने में रुचि होती है। अध्यापक को इस ढंग से पढ़ाना चाहिए जिससे छात्रों में रुचि और सीखने के प्रति प्रोत्साहन बना रहे। ऐसा नहीं है बच्चों को डिमोरलाइज कर लिया कि नहीं रहने दो, तुमसे नहीं हो रहा तो मत करो, तुमसे ये आसन नहीं हो रहा तो रहने दो, तुमसे होगा ही नहीं। बच्चों को प्रोत्साहित भी करना है, और तरीका ऐसा होना चाहिए कि छात्रों का इंटरेस्ट बने और उनमें और ज्यादा मोटिवेशन हो पढ़ाई के प्रति, ठीक है। सीखने के लिए क्रिया आवश्यक है। सीखना अनुभव की प्रक्रिया है। अनुभव की प्रक्रिया कैसे समझोगे आप, कि सीखने एक अनुभव की प्रक्रिया है। कोई चीज जब हम सीखते हैं ना, तो उसका हमें अनुभव हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक चीज सीखी, 2 4 5 6 10 चीजें सीख ली, तो वो सारी चीजें हमारे अनुभव में आ गई कि देखो उसको इतना अनुभव है। किसी को हम बोलते हैं ना कि वो इतने साल से योगाभ्यास कर रहा है, मतलब उसको इतने सालों का अनुभव है, ठीक है। तो यही है कि सीखना एक अनुभव की प्रक्रिया होती है। जब तक छात्र क्रिया के अनुभव से लिप्त नहीं होता, वह सीख नहीं सकता। मतलब उसको करना पड़ेगा,
उसको सोच सोच के नहीं होगा, उसको क्रिया का अनुभव लेना पड़ेगा। अगर किसी को वस्त्र धोती करनी है तो उसको उस क्रिया का अनुभव लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो सीख पाएगा। अतः गति युक्त या कौशल युक्त क्रियाएं सीखने के लिए विशेष रूप से अभ्यास आवश्यक है, ठीक है। गति युक्त या कौशल युक्त क्या हो गया? ऐसी चीजें जिसके लिए अभ्यास आवश्यक है, मतलब हमें वो बार बार करनी पड़ती है। अगर आप कोई आसन करते हो ना, उसमें क्या है, आपको एक दिन करके नहीं आएगा, वो आपको हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। कक्षा के अलावा भी अलग से आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, जो हमारी क्रियाएं हैं गतियुक्त और कौशल युक्त, उसके लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास मात्र से ही नहीं अपितु दोष रहित अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास अगर कर रहे हो तो, अगर गलत कर रहे हो तो गलत ही कर रहे हो, तो उसमें सीखना नहीं होगा, है ना। दोष रहित हमें अभ्यास करना है। जटिल गत्यात्मक कौशलों के लिए विशेष अभ्यास की निर्दोष अभ्यास की पुनरावृत्ति आवश्यक है। अगर कोई हमारे पास जटिल मतलब कोई कठिन चीज है, टफ चीज है हमारे पास, उसको करने के लिए क्या है, पुनरावृत्ति आवश्यक है, मतलब बार बार करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। पुनरावृत्ति होता है रिपीट करना पड़ेगा, और निर्दोष रिपीट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको गलत नहीं करना है, लेकिन सही करना है और बार बार करना है, जिससे आप उस कठिन अभ्यास को उसमें आप दक्ष हो जाए, ठीक है। यही बोला जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद इसमें ही आगे है कि सभी प्रकार के सीखने का आधार तंत्रिकामय है, न्यूरल है। अतः जब भी उचित तंत्रिका पेशीय समन्वय स्थापित नहीं होता, तब तक गत्यात्मक या मोटर कौशलों का आगे विकास नहीं हो पाता। जो हमारे यहाँ पे बोला जा रहा है, सभी प्रकार किसी भी प्रकार का जो हम कोई चीज सीखते हैं, तो वो क्या है, तंत्रिकामय है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर एक होता है समन्वय, वो अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि कोई भी हम मोटर कौशल सीखते हैं, कौशल में क्या आता है हमारा, जैसे गाड़ी चलाना आ गया, गाड़ी चलाना होता है हमारा एक मोटर कौशल। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो तंत्रिका पेशियां है उसमें अच्छे प्रकार से समन्वय होना चाहिए, कि हमारे मैसेज अच्छे से जा पा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो मसल्स है वो काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। सीखना प्रभावी होने के लिए सीखी जाने वाली सामग्री सीखने वाले के अनुभव क्षेत्र और क्षमता की विस्तार सीमा में होनी चाहिए। कि जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसको हम सिखा रहे हैं, तो हम जिस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, उसको या तो उसका थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, या अगर अनुभव नहीं है तो उसकी क्षमता उतनी होनी चाहिए कि वो उस विधि से सीख सके या उस सामग्री से सीख सके, ठीक है। मान लो किसी को अम, जो होती है नीति, रबर नीति करनी नहीं आती है, किसी को तो अनुभव है लेकिन किसी को नहीं आ रही है, तो उसमें उसने क्षमता होनी चाहिए, या उसको आप धीरे धीरे करवाओ, इस तरीके से करवाओ कि उस चीज को वो सीख जाए। सीखना अत्यंत वैयक्तिक होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि सबका अपना तरीका है, अपना समय है। अब अपने समय से सब सीखते हैं, कम ज्यादा समय से सीखते हैं, और इसका परिणाम प्रगामी आचरण परिवर्तन में होता है, कि जब हम सीखेंगे तो उससे क्या होगा, कोई चीज हम सीखते हैं ना, तो उससे हमारी प्रोग्रेस होती है, हम बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में, हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर हमारा अच्छी चीज हम सीख रहे हैं तो ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है, तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, उसको हम अपने आचार व्यवहार में लाते हैं, ठीक है। सीखने की योग्यता छात्र की जन्मजात क्षमता और पूर्वानुभव पर निर्भर करती है। कुछ लोग होते हैं जो, एक्सेप्शन भी होता है हमारे पास, कि पहले से ही होता है, वो बहुत सारी जो हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो चीजों को बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। तो ऐसे जो होते हैं कुछ बच्चे, हम कह सकते हैं उनको जन्मजात क्षमता है, वो गिफ्टेड है, वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। या फिर पूर्व अनुभव पर निर्भर करती है, किसी बच्चे को किस चीज के बारे में पहले से कितना पता था, अगर पता था तो वो नई चीज बहुत जल्दी सीखेगा, लेकिन अगर नहीं पता था तो उसको थोड़ा समय लग सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि सभी व्यक्ति एक गति से नहीं सीखते हैं।
यदि सीखने वाले को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उसके कार्यक्रम के स्वरूप का बौद्धिक आकलन हो जाए तो गतिज कौशलों को सीखने में शीघ्रता आएगी। कि जो हम सीखने का कार्य आरंभ करने जा रहे हैं तो उसके बारे में अगर उसके दिमाग में पहले से हो चीजें तो हम किसी चीज को जल्दी से सीखेंगे। मान लो हमें करना है, कल हम करेंगे कोई षट क्रिया हमें करनी है, मान लो नौली करनी है, ठीक है, नौली करनी है तो हम पहले से बता देंगे कल हम नौली करेंगे करेंगे तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ के आना। आप पढ़ के आओगे तो पढ़ने के बाद कल जब हम क्लास लेंगे तो फिर क्या होगा, थोड़ा हम भी आपको बताएंगे, फिर प्रैक्टिकल करके खुद बताएंगे। फिर जब आपके दिमाग में वो चीज जाएगी तो आप खुद करोगे तो वो थोड़ा अच्छे से सीखोगे। ऐसा नहीं है आज बोल रही हो हमने ठीक है आज हम नौली करेंगे, आप करो खुद से कि कैसे होती है, आपको पता ही नहीं है तो कैसे सीखोगे। ठीक है, किसी क्रिया के नियमित अभ्यास से उत्पन्न सुख और संतोष प्रभावी सीखने में योगदान देते हैं। ठीक है, अगर किसी क्रिया को हम नियमित रूप से कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक सुख आता है, एक संतोष की भावना होती है। जब ऐसा आएगा तो हम कुछ नया सीखने में हमें और प्रोत्साहन मिलेगा। गतिज कौशलों को सीखने में अभ्यास अवधियों के बीच विश्राम देने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। कोई ऐसी चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं तो उसमें गति ज्यादा है तो उसके बीच बीच में हमें विश्राम देना है। इससे पेशीगत थकान रोकी जाती है और पेशीय कार्यक्षमता नहीं घटती। पेशीगत थकान होती है, जो हमारी मसल्स में थकान होती है उसको रोका जाता है और उसकी जो कार्यक्षमता होती है, हमारी पेशियों की कार्य करने की जो ताकत होती है वो घटती नहीं है। ठीक है, ये वाला समझ आ गया सभी को? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एक बार मुझे बता दीजिए माइक अनम्यूट करके। जी मैम। मैम ये लास्ट वाला और थर्ड वाला जो फिर से बता दीजिए। ठीक है जी, लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं कि गतिज कौशलों को सीखने में अभ्यास अवधियों के बीच में विश्राम देना चाहिए हमें। कि कोई हम ऐसी क्रिया कर रहे हैं ना जिसमें हमारी बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट हो रही है हमारी बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है ना हम थक जाते हैं एक समय पे, तो उसके बीच में हमें गैप लेना है। थोड़ा थोड़ा विश्राम कर लिया, 1 मिनट का विश्राम कर लिया, उसके बाद फिर शुरू करना है। ऐसा नहीं है करते जाना है करते जाना है, क्योंकि हम करते जाएंगे तो उससे क्या है हमारी पेशियां भी थक जाएंगी, हमारी मसल्स भी थक जाएंगी। तो हमें कोई अगर गतिज कौशल के बारे में इसमें बोला जा रहा है ना, तो उसके लिए हमें यही बोला, पहला पॉइंट क्या है, बीच में हमें गैप लेना है। गैप किस लिए लेना है, क्योंकि थक जाते हैं, हमें विश्राम करना है। तो इससे क्या होगा, गैप लोगे तो जो हमारी मसल्स है उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, रिलैक्स होने के लिए उनको टाइम मिल जाएगा और उनकी कार्यक्षमता नहीं घटेगी। क्योंकि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं ना, आप करे हो, आपने एक दिन में 108 सूर्य नमस्कार लगा दी पहले ही दिन बिना किसी विश्राम के, ठीक है, तो अगले दिन आप उठ भी नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको दर्द होगी, सारे शरीर में आपको दर्द होगी। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि गतिज कौशल है, बीच में विश्राम लेना है। क्यों विश्राम लेना है, ताकि हमारी पेशियों को भी आराम मिले और उनकी जो कार्य क्षमता है वो भी सही बनी रहे। ठीक है, ये वाला समझ आ गया, ये वाला पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तीसरा वाला क्या है, सभी प्रकार के सीखने का आधार तंत्रिकामय है। हाँ, तो देखो आप सभी को पता है ना कि हमारा जो दिमाग होता है, हाँ जी, जो हमारा ब्रेन होता है वो किसी भी कार्य को कराने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, हमारा जो हमारे न्यूरॉन्स और जो मसल्स है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं। अगर हमें कोई चीज करनी है तो बिल्कुल हमारे ब्रेन के लिए मैसेज आता है, उससे हमारे, मान लो हमें पानी का गिलास उठाना है, ठीक है, पानी हमारे मन में पानी का गिलास से उठाना है, तो हमारे वो उनमें एक उचित कहते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स और मसल के बीच में है ना, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा तो एकदम से हमारा जो दिमाग मैसेज भेजेगा, हमारा हाथ उठेगा, हम पानी का गिलास उठाएंगे। तो यही बताया जा रहा है कि इनमें अच्छे से कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इस वजह से हम मोटर स्किल्स को सीख पाते हैं। मोटर स्किल्स में हमारी, मैंने आपको उदाहरण दिया था, गाड़ी चलाने का उदाहरण दिया था, ठीक है, गाड़ी कब चलाओगे आप, आपको देखो आपको क्या करना है, आपको ब्रेक लगाना है या आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपको गाड़ी पीछे लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जब आपके मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छे से काम कर रही है दोनों, आपका मैसेज आ रहा है ब्रेन से, आपका हाथ चल रहा है या आपका पैर चल रहा है ब्रेक दबाने के लिए, जब ये सारा अच्छे से होगा तो चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाते हो।
ठीक है, समझ आ गया जो पूछ रहे थे? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं क्योंकि हमारा समय हो गया है क्लास का। तो इतना समझ आ गया ना आप लोगों को जितना हमने आज पढ़ा? Yes, ma'am. ठीक है, कोई क्लोजिंग प्रेयर करवाइए, फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ करके। और सीमा चौधरी जी, आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। आप शायद बाहर है। लवी जैन जी, आप करवा दीजिए। Yes, ma'am. Take a seat. Turn your hands. Close your eyes. Inhale deeply. Exhale deeply. Inhale. And भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Let your palm cover your eyes. Please massage your face. Oh, ma'am. Thank you.